बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनाब, कल से शुरू होने वाला शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आलमी तनाज़ुर में पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि तवील अरसे बाद पाकिस्तान इस पैमाने पर नुमाइंदगी की सतह के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। SCO समिट में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताहम इजलास में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर आज़म भी 11 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद एयरपोर्ट जाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब से कुछ देर पहले दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। कल से OIC के इवेंट का बाकायदा तौर पर आगाज होगा, मगर तहरीक इंसाफ ने भी कल यानी कि 15 अक्टूबर को डी चौक पर मशरूत एहतजाज की कॉल रखी हुई है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर भरपूर एहतजाज होगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रहनुमा PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का कह रहे हैं, मगर PTI ताहाल बज़िद है। कल PTI की जानिब से वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी गई थी कि बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाए, जिसे आज वजारत दाखिला ने यह कहकर मनसूख कर दिया है कि किसी एक कैदी को इजाजत देना दोहरा मयार होगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि जिस कैदी नंबर 804 से मुलाकात के लिए PTI बज़िद है, क्या वो एक आम कैदी है या फिर इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कि जिसकी तर्जुमानी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपने वोट के जरिए अपना आईनी और जमहूरी हक मौजूदा निजाम को बावर करवा कर दिखाया था। ताहम जरा ये दावा कर रहे हैं कि PTI क़यादत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता हुआ, जिसमें PTI को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि दूसरी जानिब आईनी तरमीम को लेकर भी कोशिशें तेज हो गई हैं और ये कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाए। ताहम JUIF ये चाहती है कि आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही आईनी बेंच बना दिया जाए। इस मामले को लेकर अब डेडलॉक बरकरार है। आईनी तरमीम का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, और क्या अगर 25 से पहले ये तरमीम नहीं होती तो क्या इसके बाद कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? ये सब कुछ और इसके अलावा SCO का इजलास पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी और कितना अहम है, इस खत्ते पर क्या असरात होंगे, तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब भी प्रोग्राम में अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। बुखारी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, लेकिन अभी हमें बताया गया कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर नजमुल साकिब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजमुल साकिब साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सर जी, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये तो तय होगा कि चीनी वज़ीर आज़म अगर शंघाई ताउन तंजीम इजलास से एक रोज़ पहले पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उनका पाकिस्तान आना किस हद तक मकसूद था, किन मकासद के लिए? ये भी बता दीजिए कि किस तर्ज के अहम मुआहदे होने जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, और इससे में कितना सरमायाकारी के हवाले से और फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो एक बैलेंस जनरेट होगा। सबसे पहले तो ज़रियाब ये है कि ये देखते हैं कि ये जो आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है। चीन के साथ चूंकि हमारे बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, बहुत ही मजबूत ताल्लुकात हैं और उनके बारे में एक लंबा प्रोग्राम हमने बना रखा है, तो यूं समझिए कि जो चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं एक तरह से वो बायलैटरल विजिट भी बन गया। बाकी जो आ रहे हैं जिस तरह इंडिया से, ईरान से, कजाकिस्तान से, फिर किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे लोग जो हैं जी, ये उस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, जो कि एक दिन के बाद हम देखेंगे कि 9 बजे से लेके 4 बजे तक जो वो होता क्या है इसमें। देखिए, SCO में अगर आप देखें तो पहले तो उनके जो दो यानी जल्दी से मकासद देख लेते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि मुआहदे होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ नजमुल साकिब साहब, लेकिन मैं यही कहना चाह रही हूँ कि एक रोज पहले जिस तरीके से चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे हैं, इससे इन मुलाकातों का आगाज आप कैसे देख रहे हैं? ऑफ कोर्स ये तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये फाइनेंशियल मैटर्स इसमें डिस्कस होंगे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात हैं, इन कुछ अहम टॉपिक्स पर भी, इन कुछ डिपार्टमेंट्स पर भी हमें नजर रखना होगी ना? नहीं, रखना होगी। उसके लिए करते हैं हम कि हम मार्जिन्स पे यानी साइड लाइन्स पे हम मीटिंग्स जो हैं वो अरेंज करते हैं, और बहुत सारी मीटिंग्स अरेंज हुई हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जो फॉरेन ऑफिस से मुझे इत्तला है वो ये है कि सबसे ज्यादा मीटिंग जो है वो जो चीनी डेलीगेशन है उनके साथ है। अच्छा, अब ये तो यानी हम होस्ट हैं, हमने तो ये ऑर्गेनाइज करनी है सारी मीटिंग। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो SCO है ना, इसमें किसी किस्म के मुआहदे नहीं होते। SCO के फोरम पे उसमें क्या होता है कि जब
2 दिन की डेलिब्रेशन होती हैं, तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ये एक डेक्लेरेशन इशू करते हैं। उस डेक्लेरेशन में बताया जाता है कि एससीओ बहैसियत एक तंजीम के वो मुख्तलिफ जो खित्ते को मसाइल दरपेश हैं, काउंटर टेररिज्म उसको ले लीजिए, उसमें प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसमें आता है कि जी ये जिस तरह ईरान और यानी इजराइल का इस वक्त मसला चल रहा है, इन मसाइल पे बात होगी। तो फिर आपको लगता है किसी किस्म की बायलैटरल एंगल नहीं या फिर किसी होता। किस्म की मौसर और तो कुछ लोग ये कह रहे हैं ना और कि स्टेटमेंट नजर यहाँ पर आ सकती है रशिया और मुझे ये बता दीजिए नजमुल साकिब साहब, जो अभी जिस तरफ आपने इशारा दिया ना कि खत्ते को दरपेश जो मसाइल हैं बिलखुसूस अमन व अमान के हवाले से, तो चूंकि ईरान भी इसमें मौजूद होगा, चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रशिया भी मौजूद है, तो ईरान की भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के सरजमीन से चाइना या रशिया की तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मंजर यहाँ पर आनी चाहिए। आपको लगता है कि कल के इजलास में ऐसा कुछ मुमकिन हो पाएगा या आने वाले 1-2 रोज में? देखिए, ये थोड़ा सा जज्बाती हो जाएगा मामला। ये इस किस्म के जो मामलात हैं, जब ये डेक्लेरेशन बननी शुरू होती है ना, ये कुछ ये दरियाब बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। पहले सीनियर ऑफिशियल्स मिलते हैं, फिर सेक्रेटरीज मिलते हैं, फिर मिनिस्टर्स मिलते हैं, फिर उसके बाद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट जो है वो मिलते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने साइन करना होता है। मकसद क्या है? चूंकि इसमें इंडिया भी है, लिहाजा जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर का शायद नाम भी इसमें ना आए। उसमें ये होगा कि जी वो इलाके जिनमें सबजुगेशन है, ऑक्यूपेशन है, उनके बारे में हमारा ये ख्याल है। जिस तरह टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की बात है, इसी तरह से ईरान के बारे में खास इस तरह से नहीं आएगा कि इजराइल को ये करना चाहिए और ईरान को ये करना चाहिए। उसमें ये होगा कि एससीओ बहैसियत एक तंजीम के वो नहीं चाहती कि खित्ते का अमन व अमान खराब हो। तो जनरल और ब्रॉड टर्म्स में इन इश्यूज को देखा जाएगा। जहां तक इसकी यूक्रेन की बात है, चूंकि रूस इसमें शामिल है, तो अगर आपने पिछला देखा हो जो डेक्लेरेशन आया था, तो यूक्रेन के बारे में बहुत माइल्ड अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और चूंकि इस एससीओ को यह कहा जाता है कि जी ये एक एंटी वेस्ट किस्म का ब्लॉक है, तो उसमें जाहिर है कि जो वेस्टर्न ब्लॉक के इंटरेस्ट हैं उनको निगेट किया जाएगा ब्रॉड एंड जनरल टर्म्स में। तो हम इंतजार करते हैं उस डेक्लेरेशन का जो मेरी इत्तला के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होगा। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद। अच्छा, एक चीज़ का उन्होंने बरमला इजहार किया, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी और हम देखेंगे कि कहीं पर भी कश्मीर का नाम नहीं आएगा, लेकिन बात ज़रूर होगी। मुबश्शिर बुखारी साहब, हम मेज़बानी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमने अपनी मेहमान नवाजी को भी देखना है कि कुछ ऐसा ना हो कि जिससे हमारा कोई मेहमान नाराज़ हो जाए। लेकिन जिन अहम इश्यूज़ के लिए इस इजलास की सरबराही की जाती है, इस इजलास की मेज़बानी की जाती है, अगर वही अहम पॉइंट्स डिस्कस ना किए जाएं या उनको हिट भी ना किया जाए, तो आपको नहीं लगता मजलूम ममालिक के साथ नाइंसाफ़ी होगी? जी, हिट तो ज़रूर किया जाता है। जैसे नजम साहब फरमा रहे थे, एससीओ का मैंडेट जो है, सबसे पहले तो एससीओ की आप फॉर्मेशन देखें, ये एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, एशियन कंट्रीज़ भी हैं। फिर ये 24% ऑफ द ग्लोब यानी जो लैंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 42% पॉपुलेशन को ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका मैंडेट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से लेके डिफेंस और सिक्योरिटी, ये मेन है। यानी नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में टेररिज्म जो है वो सबसे अहम, और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो डेफिनेटली वो अपनी जगह पे। तो जो आप फरमा रही हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये मसला जो है वो डिस्कस नहीं होगा। ये मसला यकीनन डिस्कस होगा, और उसके लिए जो मुझे लगता है वो केयरफुल पोस्चर्स के साथ डेक्लेरेशन में मेंशन किया जाएगा। यानी ये कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया के और ये एससीओ के फोरम से कि हम इस मसले को डिस्कस करने के लिए और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रवाबत को बेहतर करने के लिए कोई चैनल्स ओपन करेंगे। अच्छा। इस तरह की चीज़ आ सकती है। और नेगोशिएशंस की बात हो सकती है कि तमाम ने अर्ज किया पाकिस्तान और इंडिया को कि आपस में आप रवाबत को दोबारा शुरू करें, इस तरह की चीज़ आएगी। और बाकी वही एक तो इशू जो टेररिज्म का है, चूँकि एससीओ से पहले आप देख रहे हैं वेव एक टेररिज्म की चली, कराची एयरपोर्ट वाला, फिर जो दुकी में उधर बलोचिस्तान में कारकुनों के ऊपर अटैक हुआ, और उसके अलावा बेतहाशा
टेरर नेटवर्क्स जो हैं वो एक्टिव हैं ताकि सैबोटाज हो जाए। उसके साथ साथ जो आज की मीटिंग्स की इंडिकेशन है, आज जो चाइनीज़ प्रीमियर के हवाले से अनाउंस हुआ कि वो वर्चुअली इनाग्रेट करेंगे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। उसके साथ साथ जो है वो सबसे अहम जो अभी हम बायलैटरल गुफ्तगू में, अभी एससीओ शुरू तो नहीं हुई, अभी भी हम सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी का इशू अगर आप मोस्टली देखें जितने ममालिक मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें 2-3 तो कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का। वही बात जो नजम साहब कह रहे थे, वेस्ट में उनमें 2 कन्फ्लिक्ट तो वेस्ट के साथ जो हैं वो जारी हैं, और उसके साथ साथ मोर और लेस हर मुल्क में कहीं ना कहीं ट्रेसेस ऑफ टेररिज्म है अपनी जगह पे। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से वेन्यू की बात होगी, डिफेंस के ऊपर भी ये कुछ पॉइंट्स देंगे, लेकिन साथ साथ जो इनके लिए सबसे अहम मौजू होगा वो होगा टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि कोई मेजर पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, क्योंकि ये एससीओ के मैंडेट के जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है। सिद्दीकी साहब, भी जो 3 पॉइंट डिफेंस, इकोनॉमी और खत्ते के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसके हवाले से कोई भी जो कंट्री है वो अपनी सिचुएशन को, अपने डेमोक्रेटिक रूट्स को आगे लेकर चल रहा होता है। आज जो आगाज हुआ चीनी वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान पहुंचने पर और जिस तरीके से एक तकरीब में भी उन्होंने शिरकत की, इसका स्टार्ट आपने कैसा देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरिया बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम तारीख उठा के देखें तो तकरीबन पिछले 22-23 साल से ये मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। इकोनॉमिक जो है मईशत की भी बड़ी बुरी हालत है, उसके अलावा टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि ये खित्ते में काफ़ी मुल्कों में टेररिज्म पहले भी होता रहा, लेकिन पाकिस्तान में टेररिज्म जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सिक्योरिटी है, और डेफिनेटली इसके ऊपर बात होगी, और खित्ते के बाकी ममालिक भी इस बात की गारंटी देंगे या श्योरिटी देंगे या इस बात के ऊपर जोर देंगे कि खित्ते में अमन जो है वो चाहिए, और ये टेररिस्ट को कोई भी मुल्क सपोर्ट ना करे। जिस तरह हमारे तमाम जो हमसाया मुल्क हैं, भले वो ईरान हो, भले भारत हो, भले अफगानिस्तान हो, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, और अफगानिस्तान से तो बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, और वो शायद इस एसओसी में जो है वो शिरकत भी नहीं कर रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग, हमारे हमसाया ममालिक के लोग आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कि जयशंकर साहब की पाकिस्तान आमद को आप कितनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं, और आपको लगता है कि इससे बायलैटरल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी? देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे इस पे कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन चले कि कुछ ना कुछ तो बर्फ़ पिघली है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपने देखा है कि कश्मीर का ही मसला है, और जो पिछले सालों में जब उन्होंने उनकी शनाख्त उनसे छीन ली है, वो जो वहाँ पे उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस ले आए थे जिसकी वजह से हिंदुओं की वहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्सरियत लाई जा रही है। तो जब कश्मीर का इशू जो पाकिस्तान का और इशू हमेशा से रहा है, भारत के साथ जब वही एड्रेस नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं उम्मीद कि कोई पाकिस्तान के बहुत बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। हो सकता है टमाटर प्याज की दरामद बरामद जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन किसी बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू की मुझे इसकी नहीं नजर आ रहा। लेकिन यह है कि खुशाइन बात है कि इतने ममालिक पाकिस्तान में जमा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कम से कम पाकिस्तान को या हुकूमत पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना चाहिए। कराची में हालात पैदा हो रहे हैं, लाहौर में क्या हालात पैदा हो रहे हैं। आप कहते हैं कि इस्लामाबाद में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एहतजाज नहीं होना चाहिए, नई बात है, हमने दुनिया में देखा। चले इस टॉपिक पर भी बात करते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मैं इसी तरफ भी बढ़ूंगी। सलाहुद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि वो भी एससीओ समिट के हवाले से अपना जो है वो नुक्ता हमारे सामने जरूर रखें। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, सहाफ़ी हजरात से हटकर अगर बाकी अवामी हलकों में ऐसे देखा जाए, मैं बिलखुसूस क्या कहते हैं लॉ कम्युनिटी के हवाले से भी बात करूंगी, इस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से, कितने बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, पाकिस्तान की कामयाबी के एतबार से भी और खित्ते में अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के हवाले से भी? जी देखें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, और नेचुरली इसमें जो वर्ल्ड पावर्स की बैलेंस है, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है उसका। उसमें पाकिस्तान की जो शिरकत है वो बड़ी ज़रूरी है, और इसमें आई थिंक पूरे मुल्क को
उसमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जहाँ तक बायलैटरल ये इंडिया के साथ या दीगर जो इश्यूज़ हैं उसमें आई डोंट थिंक अभी इमीडिएटली कोई इसमें कोई पेशरफ्त नज़र आएगी, मगर एक आइस ब्रेकिंग का रोल ज़रूर उसमें हो सकता है। ठीक है, आइस ब्रेकिंग का रोल यहाँ पर हमें नजर आ सकता है, लेकिन कहीं और भी कुछ ऐसे मामला थे जहाँ पर आइस ब्रेक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आइस ब्रेक ना हुई तो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी न किसी हद तक मुतासिर हो सकती है और इसका बैनुल-अक़वामी जो एक मैसेज है वो अच्छा नहीं जाएगा। और वो मैसेज किसके लिए नेगेटिव होगा, किसके लिए पॉजिटिव होगा, कौन इसको अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बहैसियत पाकिस्तानी तो मैं यही चाहती हूँ कि शंघाई ताउन तंजीम जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है या कल से जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है वो पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुँचे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस जहाँ पर इस लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पुरअमन तरीके से होगी या फिर ये पुरअमन तरीके से नहीं होगी, वहीं पर एक दूसरा बड़ा सवाल निशान इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात अगर कहा जाए तो वो गलत ना होगा, उस जमात ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। और कॉल का मकसद ये है कि उनके लीडर कैदी नंबर 804 जो कि इस वक्त अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं, उनसे मुलाकात करवाई जाए। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर एहतजाज होगा और भरपूर होगा। और अब से कुछ देर पहले मैं हमाद अज़हर साहब के हवाले से भी एक ट्वीट देख रही थी, उन्होंने भी अपने कारकुनान को और अपनी पार्टी लीडरशिप को हिदायत जारी कर दी हैं कि जनाब आप कल के एहतजाज की भरपूर तैयारी कर लें और इस एहतजाज को मैं खुद लीड करूँगा। बुखारी साहब, दोनों लिहाज से हम चाहते हैं, आप बहरे सहाफ़ी भी चाहते होंगे, वैसे तो पाकिस्तानी भी चाहते होंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई आंच नहीं आए, लेकिन क्या यहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा सिर्फ एक सियासी जमात ने करना है या फिर वही जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी आयद होती है? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, वही जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर भी आए। अगरचे जब इन्होंने एहतजाज की कॉल दी उस वक्त तक कैदी नंबर 804 के से मुलाकात एजेंडे पे ही नहीं थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था इनके एक लीडर से। अच्छा। और उनसे मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों, वाई। उनका भाई मसला ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनका रियल फेस टू फेस दिखाना चाहते हैं, नो मैटर हमारे लिए। ये उन्होंने, मैंने कहा कोट कर दूँ, कहा नहीं मुझे कोट नहीं करना, लेकिन जज्बात हमारे। अच्छा, ये तो आप अब हवाला दे रहे हैं ना कि आपकी बात हुई किसी से, और ये मतलब ये नहीं कि हम जैसे कुछ लोग इसी बात को सोच रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आप दिखाना चाह रहे हैं, किसी पार्टी को नंगा करना चाह रहे हैं, ये फिर यूं कह लीजिए कि अपनी कोशिशों की वजह से उसकी exactly। अच्छा, उसमें दूसरी बात फिर मुझे ये पता चली कि पार्टी के अंदर भी रिफ्ट है, उनमें जो सेन लीडर्स हैं वो कह रहे हैं ओके एहतजाज तो हम मुसलसल प्रोटेस्ट मोड में हैं, तो इसको हम 2-3 दिन जो है डेफर भी कर सकते हैं। अच्छा, चौथी बात उनमें से कुछ लोगों ने कही कि हम माजी करीब में भी हमने कोर्ट से रजू किया जी, हमें मुलाकात के लिए जो है वो परमिशन दिलवाई जाए, तो वाई नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। उस पर उन्होंने कहा नहीं ये मौका है और इसमें हमें स्ट्रेटजाइज करना है अपनी मूवमेंट को। अच्छा, ये अफसोसनाक रवैया है, लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ अगर देखें अब कितना को अंडर प्रेशर हैं एक लीडर से, पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्यों आप ये कर रहे हैं? अगर वो डिमांड कर ली है उन्होंने, चले लेट की, तो आप उनकी मुलाकात करवा दीजिए, मामला को ख़त्म कीजिए। लेकिन उसमें आगे वो ये कहते हैं, जो फियर दूसरी तरफ से है कि ओके इनके लीडर्स जाते हैं और इनके लिए तो उनका जो कहा है वो पत्थर पे लकीर है, और अगर वो कहते हैं जी मुलाकात आपने कर रही है लेकिन प्रोटेस्ट आपने ख़त्म नहीं करना, देन व्हाट। तो ये बात पे मैं भी स्पीचलेस हो गया कि जनाब अब उसके बाद क्या, क्योंकि ज़रियाब जितना मैं जानता हूँ कैदी नंबर 804 को वो बज नहीं करते। अच्छा, ही इज़ स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो बज नहीं करते। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि अगर मुलाकात हो भी जाती है तो वो कहेंगे ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखो। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि जो सैनिटी मस्ट प्रिवेल और उसमें हुकूमत को भी पैसिफाई करना चाहिए। आप चलें गारंटी तो कर दें कि यार ये SCO कॉन्फ्रेंस अगर परसों खत्म होगी तो तरसों आप जिस लीडर को कहेंगे, जिस डॉक्टर को कहेंगे उससे मुलाकात करवा देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम कुछ और डिमांड्स हैं, मसलन उनकी बहनों को रिलीज किया जाए। अब जब FIR हो जाती है
तो रिलीज करना कोर्ट का काम लेकिन होता है। बुखारी साहब, यहीं पे बहुत सारे सवाल निशान ये है कि इस किस्म की प्रोवोकिंग कह लीजिए कि चीजें कर रही होती है हुकूमत की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इश्तियाल बर्पा हो रहा होता है। बैरिस्टर साहब, एक मिनट, मुझे बुखारी साहब एक सवाल लेना है जिसमें आप और मैं भी शामिल हूँ, जो सवाल मैं करने जा रही हूँ। बैरिस्टर साहब, एससीओ कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह दें कि इस्लामाबाद के स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, इस्लामाबाद के शादी हॉल्स बंद कर दिए जाए, वहां पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी जाए। सर, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं, वो हर आए दिन, हर आए रोज जो है वो पामाल हो रहे होते हैं, क्योंकि हुकूमत को खदशा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी। यही वजह है कि आए रोज इस्लामाबाद को कंटेनराबाद में तब्दील कर दिया जाता है। लोगों के फंडामेंटल राइट्स किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं? कानून यहां पर क्या कहता है बैरिस्टर साहब? देखिए, मैं जहां तक पीटीआई का सवाल है, मेरी राय में कोई भी सियासी जमात हो, तो जब पाकिस्तान की इस किस्म की फॉरेन समिट्स होते हैं तो उनको ख्याल करना चाहिए। नो डाउट एहतजाज जो है वो भी बुनियादी हक है, मगर आप उस तरीके से नहीं इस्तेमाल करते कि जिससे पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज ख़राब हो। अलबत्ता बात ये भी है कि जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से 2-3 जो बड़ी अगर टेम्परेचर नीचे करना था इस क्रूशल समिट के लिए, तो एक चीज तो उन्हें अगर मुलाकातों की बात है तो मुलाकातें वैसे भी खान साहब बेशुमार करते रहे हैं, अगर कोई मुलाकातें करानी है तो करा दें। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो ये हुकूमत ने जिससे सियासी माहौल जो है उसमें गर्मी और शिद्दत जो है वो हुकूमत ने की तरफ से आई है, वो आईनी पैकेज की हवाले से है। वो कहते हैं कि किसी सूरत में हमने 25 तारीख से पहले करना है, हम 17 तारीख को या 18 तारीख को हम आईनी पैकेज पास करेंगे। तो जब आपकी तरफ से इस किस्म की अगर उसमें वो कह दें कि ठीक है जी हम कंसिडर कर रहे हैं आईनी पैकेज को 25 तारीख 30 तारीख को, तो देन जब डिस्ट्रस्ट की एक माहौल पैदा हो जाती है तो फिर हर पार्टी जो है वो इमोशनली रिएक्ट करती है, और वो हुकूमत की तरफ से भी हमने बुर्दबारी की में कमी देखी है, और उसी तरीके से पीटीआई की तरफ कुछ से सेन वॉइसेस हैं बैरिस्टर साहब जो इस किस्म का मशवरा दे रही हैं, जिसे अवाम भी सराह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबर्स ही क्यों ना हो। जैसे कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुलाकात करवा दें क्या कहते हैं कैदी नंबर 804 से, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करे। ऐसा अगर नहीं करती तो अपने लिए ही तसादुम की सूरत हाल होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब जो के माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की गुफ्तगू की, लेकिन वो अलग बात है कि हुकूमत इस पर कान नहीं धर रही है। सिद्दीकी साहब, फिर जब हुकूमत के अंदर अपने बैठे लोग और उससे वाबस्ता माजी में रहने वाले लोग इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रहे हों, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप कल रात तक इस बात का इंतजार कर रही थी कि हो सकता है ऐसी कोई खबर आ जाए कि कह दिया जाए कि हाँ आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी तो हम लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। आपको नहीं लगता कि एक लम्हा इंतहाई इंपॉर्टेंट है? डिग्नेटरीज आ चुकी हैं वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। देखिए जनाब, नॉर्मली अगर देखा जाए जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बात की या मेरे दोस्त मुबशर बुखारी ने बात की, जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पाकिस्तान का या उस मुल्क का इमेज होता है जो इंटरनेशनली जा रहा होता है। लेकिन हमारी तरफ तो ये है कि एक घर में डाकू घुसते हैं और घर वालों को बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर घर वाले एहतजाज शुरू करते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि नहीं यार, अंदर डाकुओं के मेहमान आए हुए, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो। ये जिस तरह असेंबली मार्जे वजूद में आई है, जिस तरह डाका मार के आवाम के मैंडेट के ऊपर आप असेंबलियों में बैठे हुए हैं, फिर जिस तरह आप आइन के ऊपर डाका डाल रहे हैं, आइन और कानून की खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आवाम या पीटीआई उसके ऊपर अमल करे, तो ये चीजें बड़ी अजीब लगती हैं। जो भी मामलात आप देख रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो समझ बूझ है वो तो हुकूमत को दिखाना चाहिए। जिस तरह वो पीटीआई को दीवार से लगाते चले जा रहे हैं, आप बानी पीटीआई से आपने जो मुलाकातें हैं उस पर पाबंदी लगाई हुई है, इनके आइन और कानून को तोड़ रहे। कोई आइन और कानून जो है वो कैदियों से मिलने से नहीं रोकता, आप वकला से मिलने से नहीं रोक सकते, आप फैमिली से मिलने को नहीं रोक सकते। फिर आप उनकी बहनों के ऊपर नाजायज केसेस बनाते हैं कि वो पार्लियामेंट को बम धमाके से उड़ाना चाहती थी। मतलब इतना झूठ, इतना एफआईआर, आप तो एहतजाज के
नाम के ऊपर जिस तरह आवाम से सलूक कर रहे हैं, वो कल का कराची हो जहां औरतों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, आज मासूम बच्चियों के ऊपर जो है वो बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है लाहौर के अंदर, तो ये सारी चीजें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। तो ये आपके मुल्क का इमेज क्या पीटीआई की वजह से जा रहा है? ये तो हुकूमत वक्त की वजह से जा रहा है। तो कैसी बातें कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, मुझे बताइए कहां पर दिखाई जा रही हैं ये तमाम चीजें? मुझे तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी चैनल पर ये नजर नहीं आई। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए उन तमाम यूट्यूबर सहाफियों को और आपको भी और आप जैसे कुछ जर्नलिस्ट का जो कि इस मामले को बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। देखिए जरा अब सोशल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका तो ये हाल है कि अगर मैं प्रोग्राम करके अपने घर वालों से पूछता हूँ कि आपने मेरा प्रोग्राम देखा, तो वो कहते हैं नहीं हम तो टीवी देखते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत नहीं है जितना सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने आवाज उठाई है। और अब लोग आजकल जो है वो किसी भी ब्रेकिंग न्यूज को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में इस वक्त दिखाया जा रहा है। आपने देखा कि वो एक जो मोहतरमा एडवोकेट है सिंध से, जिनकी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। आप कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, आप फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, और आप अपने मुल्क के अंदर आप क्या कर रहे हैं? तो ये आपके दो चेहरे जब इंटरनेशनली जाते हैं। मेरे लिए भी जब मैंने प्रोग्राम का आगाज करना था और जिस वक्त हमने प्रोग्राम का इंट्रो तय थे तो बड़ा मुश्किल हो चुका था मेरी और मेरी टीम के लिए भी कि आया कि किन पहलुओं पर बैठकर हमने बात करनी है, कौन सा पाकिस्तान दिखाना हमने, वो जो कि रिपोर्ट नहीं किया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लेकिन सोशल मीडिया पर है, या फिर वो कि जिसका हम लोग कल से लेकर प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में पंजाब हुकूमत समेत वफाकी हुकूमत ने भी बड़े बड़े इश्तेहार छपाए हुए। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे और इसी आईनी तरमीम के हवाले से सिंध हाईकोर्ट ने 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी कुछ मुस्तरद कर दी हैं और उन दरख्वास्त गुजारों में से हमारे एक मेहमान बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब भी थे। ये मामला क्या है, क्या वजह है, वो क्यों चाहते थे कि इसके ऊपर सुनवाई हो या अदालत में ये केस लगे, इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले जब बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और आप सभी सुन भी रहे थे उसको, उस वक्त उन्होंने एक बात की थी कि मिसट्रस्ट है यहाँ पर। शायद जो सामने वाली जमात है उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो आईनी हकूक हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं रह पाएगा। तो ये भी एक अहम वजह हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डी चौक में एहतजाज के लिए आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह एक आईनी तरमीम भी है कि जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त टेबल की जा सकती है। आया कि फिल फॉर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो ही खत्म होता है पार्लियामेंट में इसे लाया जा सकता है। लेकिन इसी आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात से कई अदालतों में तो इसको मुस्तरद किया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है इसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर रखा गया है और इसकी जो समाअत होगी वो फ़ाइज़ ईसा साहब, नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब ये लोग करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ये दरख्वास्त जो थी ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब आपकी तरफ से भी एक दी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा बैरिस्टर साहब के जजेस कम्युनिटी की तरफ से, वकला कम्युनिटी की तरफ से जिस किस्म का एक आना चाहिए था रिएक्शन, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रहा। लेकिन चंद वकला बिरादरी की तरफ से अगर आवाज़ उठाई भी जा रही है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पहले तो मैं ज़रा आपको करेक्ट कर लूँ, वो जो दरख्वास्त आज हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी उसमें मैं पेश नहीं हुआ था। अच्छा। बहरहाल जो जितना मेरी नॉलेज में है उस दरख्वास्त में ये प्रेयर थी कि जो भी अगर आईनी तरमीम हुकूमत की तरफ से आ रही है तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत हर शहरी को ये हक हासिल है कि उसे पता हो कि अगर कोई कानून साजी बल्कि आइन साजी की जा रही है तो उसकी क्या शिकें हैं, क्या प्रोविजंस हैं। तो उसमें जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि कैबिनेट कोई भी बिल पेश करने से पहले कम से कम उस बिल की तफसीलात जो हैं वो आवाम को शाया करें। चूँकि जिस तरह वो पिछले दिनों देखा गया था कि एक आईनी तरमीम आई थी जिसकी ना सिर्फ तो आवाम को उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, बल्कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिनको मदऊ किया गया था कि पार्लियामेंट में आके उस पर अंगूठा लगाएं, उनको भी कुछ इल्म नहीं था कि उस आईनी पैकेज में है क्या। अच्छा। तो मैं समझता हूँ, देखें आइन जो है
वो सिर्फ किसी पार्लियामेंटेरियंस के या जजेस की जागीर नहीं है। जी। आइन जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक माशराती एक मुआहिदा है ठीक। जो रियासत पाकिस्तान और उसके हर शहरी के दरमियान मुआहिदा है। तो अगर उस मुआहिदे में तब्दीली की जा रही है तो हर शहरी का ये हक हक है बनता कि है उसे कि वो पता उसे जाने। हो और उसके ऊपर अपनी आवाज भी उठा सके। ठीक। तो अगर ये रात की तारीकी में किया जाए तो वो मैं समझता हूं आइन की और जमहूरियत की रूह के खिलाफ ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास चूंकि वक्त मुख्तसर है, बैरिस्टर साहब आपने भी जरा बुखारी साहब आपने भी क्विक रिस्पॉन्ड करना है। आपको लगता है कि रात की तारीकी में फिर से किसी भी वक्त किसी भी लम्हे ये वाक़या रूनुमा हो सकता है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी जारी हो और उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह का होगा, क्योंकि अब जो हैं वो स्टेक्स जो हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान बढ़ चुके हैं, नंबर अच्छा। 1। नंबर 2, एक मुसवदा आ गया जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पे शेयर किया। मौलाना फजल रहमान की तरफ से मुसवदा आना बाकी है। उसके बाद जो भी इनके दरमियान नेगोशिएशंस होंगी उसकी रोशनी में एक मुसवदा बनेगा और उस मुसवदे को अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, ये तो अब उनकी जिम्मेदारी है ना, जो मुसवदा मौलाना दे रहे हैं, जैसे बिलावल ने एक्स पे शेयर किया, अवाम के साथ शेयर कर दिया, मौलाना भी अपना शेयर करें, गवर्नमेंट भी अपना मुसवदा जो ओरिजिनल वाला है उसको एक्स पे अवामी ओरिजिनल वाला अवामी लेवल पे शेयर करे और उसके बाद जो वो जो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उस तक जब वो पहुंचे वो भी अवाम के साथ शेयर करें, तब जाके मैं समझता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात की तारीकी का रूम जो है अब गवर्नमेंट के पास रह गया है। ठीक, सिद्दीकी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करने आपने सहाफ़ी इमरान शफकत साहब कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में हमारे हिस्सा बने थे। आज उन्होंने एक खबर दी, उन्होंने कहा कि मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये इत्तफाक राय पैदा हो रहा है, माइनस मंसूर अली शाह साहब इज इक्वल टू आईनी बेंच। इज दैट सो? अब देखिए जरियाब, ये कैसी बात है कि यानी कि जो आइन में तरमीम आ रही है ये किस लिए लाई जा रही है? यानी कि एक शख्स के लिए, एक शख्स का रास्ता रोका जा सके जो लेजिटिमेट तौर पे, जो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का सरबराह बनने जा रहा है, उसकी राह में रुकावटें डालने के लिए आइन में तरमीम हो रही है। कोई ऐसी तरमीम नहीं आ रही जिससे आवाम को कोई फायदा मिले, कौम को कोई उसमें फायदा मिले और फिर ये रात के अंधेरे में डाका डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंतकामी डाका डालना है। डाका डाल के ये असेंबलियों के अंदर आए हैं, उसी रवायत को बरकरार रखना चाहते हैं। ओपन डिबेट क्यों नहीं करते? इसके ऊपर ओपन डिबेट कौमी असेंबली में होनी चाहिए, कौमी असेंबली के अंदर कमेटियां बननी चाहिए, उनके अप्रूवल के बाद इसको पेश होना चाहिए। लेकिन कई मेंबरान तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी तरमीम लाई जा रही, तो बिल्कुल ये 2 नंबरी बल्कि 4 नंबरी 10 नंबरी करने की कोशिश की जा रही है और अब इनसे नंबर पूरे नहीं हो रहे। सेनेट में भी इनके पास नंबर पूरे नहीं है, कौमी असेंबली में भी इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, मेंबरान को अगवा किया है, उनके रिश्तेदारों को इन्होंने तशद्दुद किया है और कोशिश पूरी की, लेकिन इनके पास अब नंबर पूरे नहीं हो रहे। इनको नंबर पूरे जल्दी नहीं हो रहे, इसी वजह से अभी तक आईनी तरमीम नहीं लाई जा रही। मेरे पास कोई 1.5 मिनट बचे हैं। मुझे लगता है कि बैरिस्टर साहब मेरे सवाल का जवाब बड़े अच्छे अंदाज में देंगे, लेकिन बड़ा मुख्तसर सा। ये जो सवाल मैंने अभी सिद्दीकी साहब से किया था बैरिस्टर साहब के माइनस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज इक्वल टू आईनी बेंच, अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि जजेस और वकला कम्युनिटी से एक्सेप्ट करेगी? इज दैट पॉसिबल? देखें, अगर आप टारगेट करके कुछ जज साहिबान को एक्सक्लूड करेंगे कि हुकूमत की ये सवाबदीद होगी कि वो डिसाइड, या पार्लियामेंट की भी सवाबदीद हो कि वो डिसाइड करें कि कौन से जजेस हमारा केस सुने, तो फिर तो आप आज़ाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है आपने तबाह कर दिया। आपने कहा कि हमारे मनपसंद केसेस, हमारे मनपसंद जजेस हमारे केसेस सुने, तो फिर कहाँ की अदलिया और कहाँ की आज़ादी? ठीक है, लेकिन फिर भी देखना ये है कि वकला कम्युनिटी का इसके ऊपर रिस्पांस क्या होगा। बुखारी साहब, ये फार्मूला आपको लगता है कि हो जाएगा? मैं हेर से पे यकीन नहीं रखता और मुझे लगता है कि ये हॉकिश किस्म की खबर है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए ना, पहले हम कर रहे थे कि एक शख्स को लाने के लिए किया जा रहा है, हमने प्रोपेगेंडा करके मतलब क्या नहीं किया, और अब एक हटाने के लिए। सो सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि इस खबर में इतनी कोई सदाकत नहीं है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। आने का बहुत शुक्र, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।